Hello everyone, welcome back. Welcome to part 53 of our Indian Polity lecture series and part 12 of Fundamental Rights. और आज हम देखने वाले हैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसे हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से जानते हैं, जो कि आता है आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक में. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 एंड 28 और डिटेल में हम कवर अप करने वाले हैं. इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आपको होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एग्जामिनेशन. So these are the topics which we are going to cover in this video, and we will be starting with article number 25, which talks about freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. आर्टिकल नंबर 25 के तहत ही फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस मिलता है. फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस की हम बात कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंस? कॉन्सेंस का मतलब होता है इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, जिसे हिंदी में हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं. सो इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिलीव और नॉट टू बिलीव इन एनी रिलीजन इज फंडामेंटल राइट. ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस धर्म में विश्वास करना चाहते हैं या विश्वास नहीं करना चाहते हैं. इस चीज की आपके पास आजादी है. ठीक है, आपके पास कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं तुम इसी रिलीजन में बिलीव करो. नहीं, ये आपके अंतर आत्मा की आवाज पे छोड़ा गया है कि आपको कौन से धर्म में बिलीव करना है या नहीं करना है. ठीक है, एंड दिस इज फ्रीडम टू शेप पर्सनल स्पिरिचुअल थॉट. और इस तरीके से आपको पर्सनल स्पिरिचुअल थॉट जो है उसको शेप करने का अधिकार मिल जाता है एज फंडामेंटल राइट. ओके, देन सेकेंड, राइट टू प्रोफेस. राइट टू प्रोफेस का मतलब क्या है कि आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है, और आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि आप अपना रिलीजियस बिलीफ जो है वो क्यों डिक्लेयर कर रहे हो. ये टोटली आपके पास फंडामेंटल राइट के रूप में अवेलेबल है. देन नेक्स्ट जो राइट आ जाता है वो है राइट टू प्रैक्टिस. यानी आपको ये आज़ादी है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ जो है सुनेंगे और उसके हिसाब से आप किसी धर्म के ऊपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. देन अंडर राइट टू प्रोफेशन, ये आपके पास अधिकार है कि आप अपने बिलीफ को डिक्लेयर कर सकते हैं ओपनली हर किसी के सामने. देन आपके पास ये अधिकार है कि जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हैं, उसके तहत जो भी रिचुअल, सेरेमनीज, वर्शिप एंड ऑब्जर्वेशंस हैं, उस धर्म से रिलेटेड उनको आप फ्रीली फॉलो कर सकते हैं. देन राइट टू प्रोपगेट. आपको लगता है कि आपका जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, जो कि हर किसी को लगता है. तो आपको अगर लगता है तो आप अपने धर्म की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप अपने धर्म की बातों को जब दूसरों तक पहुंचाएंगे, उसके द्वारा आप जोर जबरदस्ती करके किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे. ठीक है, फोर्सफुली अगर आप किसी का धर्म परिवर्तित कराने की कोशिश करेंगे तो ये कानूनन अपराध हो जाएगा. आपका फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आपसे छीन लिया जाएगा. राइट टू प्रोपगेट योर रिलीजन जो है वो आपसे छीन लिया जाता है. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. अब हम देख रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 25 के तहत ये इतने सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमें मिले हुए हैं धर्म से रिगार्डिंग, बट ये एब्सोल्यूट हैं क्या? जी नहीं, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. सो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? तो जब भी आप आर्टिकल नंबर 25 को यूज करेंगे तो उससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, किसी के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, या फिर किसी और के फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होना चाहिए. सो अगर आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो यूज कर रहे हैं अंडर आर्टिकल नंबर 25, और उसके वजह से इनमें से किसी के ऊपर भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो आपका वो फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिया जाएगा. दैट्स वाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल नंबर 25 के ऊपर. ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 जो है वो किनको प्रोटेक्ट नहीं करता है? तो जो सोशल इविल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है आर्टिकल नंबर 25. यानी आप अनटचेबिलिटी को रिलीजियस ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे धर्म में तो ये चीज बताई गई है इसलिए अनटचेबिलिटी जो है मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा. नो, दिस इज अ सोशल इविल, और आप सोशल इविल को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 25. ठीक है, देन
एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी आप नहीं कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और आर्टिकल नंबर 25 के तहत मैं ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है कर सकता हूं अपने धर्म के हिसाब से, तो जी नहीं, ऐसी चीज आप नहीं कर सकते हैं। ये एंटी सोशल प्रैक्टिसेस है जो कि बैंड है अंडर आर्टिकल 25। ठीक है, आपको फ्रीडम मिला हुआ है रिलीजन के रिगार्डिंग, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। वैसे ही सती प्रथा जो है उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये चीज आप प्रचलित नहीं कर सकते हैं या फिर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही करवा सकते हैं। ब्लैक मैजिक जो है उसे भी आप ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना ही किसी और से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये एंटी सोशल प्रैक्टिसेस हैं जिसे बैन किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिसेस अपोज टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स। यानी सरकार अगर कोई सोशल रिफॉर्म ला रही है, फॉर एग्जांपल मंदिरों में अगर लोअर कास्ट के लोगों को इंटर करने से मना किया गया है एंड सोशल रिफॉर्म्स के नाम पे सरकार कहती है कि नहीं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में या फिर जो भी रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे हर कोई इंटर कर सकता है, तो वो एक सोशल रिफॉर्म हुआ। और उसके अगेंस्ट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेरा फंडामेंटल राइट है और उसके तहत मैं इस पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन को अपने रिलीजियस प्लेस पे इंटर नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन आर्टिकल नंबर 25। जब भी आप आर्टिकल नंबर 25 को यूज करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्रसाद के रूप में जिससे उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई आप जादुई पानी जो है किसी को नहीं देंगे जिससे किसी का हेल्थ जो है वो खराब हो रहा है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। So now we will be talking about article number 25 clause 2। आर्टिकल नंबर 25 clause 2 के तहत स्टेट के पास ये पावर मिल जाता है कि स्टेट रेगुलेट कर सकती है सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजन। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आर्टिकल नंबर 25 clause 2 के द्वारा स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो रिलीजन को रेगुलेट करेगी, नो, बल्कि आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 2 के द्वारा स्टेट को यह पावर है कि जो भी सेकुलर एक्टिविटीज हैं रिलीजन के अंदर उनको वो रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, अब सेकुलर एक्टिविटीज अंडर रिलीजन क्या हो गया, तो जैसे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट, इसके लिए रेगुलेशन जो है वो बना सकती है गवर्नमेंट। सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स जो हैं वो भी स्टेट के द्वारा लाया जा सकता है। स्टेट जो है, सरकार जो है रेगुलेट कर सकती है उस चीज को, क्योंकि ये सेकुलर एक्टिविटीज हैं, ये वेलफेयर के नाम पे किए जा रहे हैं, ये रिलीजन के नाम पे नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हिंदू इंस्टीट्यूशंस को सारे हिंदुओं के लिए ओपन कर दिया जाएगा तो भी ये क्या हो गया, ये सेकुलर एक्टिविटी हो गया एंड ये सोशल वेलफेयर रिफॉर्म हो गया, जिसका अधिकार आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 2 के तहत सरकार को मिला हुआ है। देन आर्टिकल नंबर 25 के तहत दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोग सिख धर्म को फॉलो करते हैं वो लोग अगर कृपान को कैरी करते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं होगा, ये पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन नहीं होगा। कृपान कैरी करना जो है वो वैलिड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ सिखिज्म अंडर आर्टिकल 25। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। देन सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या है, उसको समझने से पहले 5 केस जो है सिखिज्म के वो हम समझ लेते हैं। तो सिख धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो 5 केस को फॉलो करते हैं। पहला है केश, वो अपने बालों को नहीं काटते हैं। दूसरा है कंघा, वो कंघा जो है हमेशा अपने पास रखते हैं। देन कड़ा जो है वो अपने हाथों में वो धारण करके रखते हैं। देन खचेरा वो हमेशा यूज करते हैं एंड कृपान। तो ये 5 केस हैं जो सिखिज्म के अंदर जो लोग सिख धर्म को फॉलो करते हैं उनके द्वारा कैरी किए जाते हैं। ठीक है, एंड कृपान अगर कैरी किया जा रहा है तो वो वैलिड है, वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेकेंड एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में हिंदू वर्ड अगर यूज किया जाता है तो उसके तहत सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट ये सब भी इंक्लूड किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब भी आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी को यूज करते हुए अगर सरकार कोई रूल पास करेगी, कोई लॉ जो है पास करेगी और उसके अंदर हिंदू वर्ड जो है वो यूज होगा, इसका मतलब वो लॉ जो है वो हिंदूज,
सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट सबके लिए एप्लीकेबल होगा। बट ये रिलीजन से रिलेटेड लॉ नहीं होगा, ये रेगुलेशन से रिलेटेड होगा, ये सोशल वेलफेयर से रिलेटेड लॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशल रिफॉर्म के तहत ये कहा गया कि हिंदू टेम्पल में सभी कास्ट के लोग जो हैं वो इंटर कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हिंदू टेम्पल्स, देन सिख जो गुरुद्वारे हैं, जैन जो टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं, वहां पे भी ये लॉ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 25 के क्लॉज 2 में हिंदू वर्ड जब यूज होता है तो उसके तहत सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे रिलीजियस डॉक्ट्राइन या फिर बिलीफ के रिगार्डिंग कोई लॉ जो है वो पास नहीं किया जाएगा सबके लिए, बल्कि सोशल रिफॉर्म के नाम से लॉ जो है वो पास किया जाएगा, वो इन सब पे एप्लीकेबल होगा। देन अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल नंबर 26 विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। और आर्टिकल नंबर 26 के तहत ही ये अथॉरिटी मिल जाती है दैट यू कैन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जो रिलीजियस डेनोमिनेशंस हैं वो सेटअप किए जा सकते हैं फॉर रिलीजियस पर्पसेस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो रिलीजियस डेनोमिनेशंस क्या हैं? तो एक धर्म के अंदर जो सब कैटेगरीज फॉल होती हैं धर्म की, उसे ही हम रिलीजियस डेनोमिनेशन कहते हैं। इसको हम डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखिए। सो जो रिलीजियस डेनोमिनेशन हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं रिगार्डिंग रिलीजियस पर्पसेस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। साथ ही साथ लोगों के पास ये अधिकार है दैट दे कैन मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स। तो फ्रीडम टू कंडक्ट रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड इंटरनल रिलीजियस मैटर्स विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो आर्टिकल नंबर 26 के तहत ही ये अधिकार मिल जाता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिचुअल, सेरेमनीज एंड इंटरनल जो भी रिलीजियस मैटर है उसको खुद मैनेज कर सकते हैं और बाहर से कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगा। Then they can own and acquire property. मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो होल्ड किए जा सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। देन फोर्थ है एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। आपको ये अधिकार है, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास ये अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी जो है एक्वायर कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, बट उन प्रॉपर्टीज का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा दैट मस्ट कंप्लाई विद लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ उन सारी चीजों को मैनेज करना होगा, तभी वो फुल ऑटोनॉमी जो है एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज सरकार जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 26 जो है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इन चीज़ों के ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव वे में तो आपका आर्टिकल नंबर 26 जो है वो छीन लिया जाता है। सो आर्टिकल नंबर 26 एंड आर्टिकल नंबर 25 में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि आर्टिकल नंबर 25 जो है वो इंडिविजुअल को मिला हुआ है एंड आर्टिकल नंबर 26 जो है वो कलेक्टिव राइट की बात करता है रिलीजियस डेनोमिनेशंस की। एंड आर्टिकल नंबर 25-26 में आपको एक बात ये याद रखनी है कि आर्टिकल नंबर 25 को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे किसी का फंडामेंटल राइट का भी हनन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि जब भी आर्टिकल नंबर 25 को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट के सामने वो झुक जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेंगे जब भी आर्टिकल नंबर 25 का इस्तेमाल हो रहा है तब। बट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 26 हम देखते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ये कलेक्टिव राइट है रिलीजियस डेनोमिनेशंस का। सो नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस डेनोमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस डेनोमिनेशन तभी घोषित किया जाएगा जब वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। पहला कंडीशन क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? दैट इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु बिलीव इन द सेम डॉक्ट्रिन, यानी ग्रुप ऑफ पीपल होंगे और वो जो ग्रुप ऑफ लोग होंगे उनका सेम कॉमन स्पिरिचुअल फिलॉसफी होगा। ठीक है, साथ ही साथ उनका एक डिस्टिंक्ट बिलीफ सिस्टम होगा, रिचुअल्स होगा, टीचिंग्स होगा एंड सेपरेट रिलीजियस आइडिया होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बाय दैट ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग्स ऑफ रामाकृष्णा में जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग रामाकृष्णा मिशन को फॉलो करते हैं, वो उनके पार्ट हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो लोग कबीर को फॉलो करते हैं वो
कबीर पंथ के अंदर फॉल होते हैं। तो ये क्या हो गए, ये एक रिलीजियस एंटिटी हो गए। बट ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्यों है इसको हम समझेंगे। अगर रामकृष्ण मिशन के द्वारा ये पहला स्टेप अगर सेटिस्फाई होता है, पहला कंडीशन अगर फुलफिल होता है, तो बाकी 2 कंडीशंस भी फुलफिल होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन या फिर कबीर पंथ के अंदर जो लोग हैं वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करते हैं। फर्स्ट कंडीशन को कैसे फुलफिल करते हैं, तो रामकृष्ण मिशन के अंदर जो लोग हैं वो लोग कॉमन स्पिरिचुअल फिलॉसफी रखते हैं, और वो क्या है, दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रू एंड सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये उन लोगों का मानना है जो लोग रामकृष्ण मिशन को फॉलो करते हैं, रामकृष्ण परमहंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, एंड विवेकानंद को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से कबीर पंथ में जो लोग हैं उनका भी एक कॉमन स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी क्या है, निर्गुण भक्ति की। दैट इज दे फॉलो गॉड विदाउट फॉर्म, निर्गुण भक्ति वो करते हैं। वहां पे आइडल वर्शिप जो है वो नहीं माना जाता है। दे रिजेक्ट आइडल वर्शिप एंड दे रिजेक्ट कास्ट सिस्टम। तो ये उन लोगों का ग्रुप है जो इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। इसीलिए रामकृष्ण मिशन एंड कबीर पंथ जो है वो फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, दैट इज कॉमन स्पिरिचुअल फिलॉसफी, ठीक है। देन सेकेंड क्राइटेरिया क्या कहा गया है, इट शुड हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिनोमिनेशन है उसमें स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स जो हैं वो होने चाहिए, उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हायरार्की होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ऑफिस बेयरर्स होने चाहिए, मठ होना चाहिए, उनका मिशन होना चाहिए, एटसेट्रा। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्या रामकृष्ण मिशन में, तो जी हाँ, ये चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं रामकृष्ण मिशन में। कबीर पंथी में भी ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये चीज़ क्यों रखा गया है, बिकॉज आर्टिकल नंबर 26 जो है वो तभी अप्लाई हो सकता है जब इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको स्टैब्लिश किए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 26 जो है वो मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कोई डिनोमिनेशन जो है वो नहीं कहलाएगा। देन थर्ड कंडीशन क्या है, दैट इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम। तो हम देखते हैं दैट विद रिस्पेक्ट टू रामकृष्ण मिशन, लिंगायत कम्युनिटी, कबीर पंथ, ब्रह्मो समाज, इनके पास डिस्टिंक्ट नेम है एंड इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो उनको ही रिलीजियस डिनोमिनेशन का स्टेटस मिलता है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, कॉमन स्पिरिचुअल फिलॉसफी। दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट बिलीफ सिस्टम। तीसरा क्या है, डिस्टिंक्ट रिचुअल्स। तो जो भी इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा उनको रिलीजियस डिनोमिनेशन का स्टेटस मिल जाता है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या हुए, अ रिलीजियस ग्रुप विद इन ए लार्ज रिलीजन दैट हैज इट्स ओन नेम, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंक्ट बिलीफ, ठीक है। अरबिंदो सोसाइटी जो है उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन का स्टेटस क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि अरबिंदो सोसाइटी के अंदर कोई फिक्स्ड आइडिया ऑफ गॉड जो है वो नहीं है। इसलिए अरबिंदो सोसाइटी जो है वो एक रिलीजियस बॉडी नहीं कंसिडर किया जाता है, बल्कि इट इज अ स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर व्हाट, फॉर अरबिंदो सोसाइटी, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं अबाउट आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रोपेगेटिंग अ रिलीजन। आर्टिकल नंबर 27 के तहत ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो टैक्स इंपोज नहीं कर सकती है इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड मेंटेन ए पर्टिकुलर रिलीजन। यानी धर्म के नाम पे आपसे टैक्स जो है वो नहीं वसूला जा सकता है। हाँ, फीस जो है रेगुलेशन के लिए फॉर सेकुलर एक्टिविटीज वो अलाउड है, यानी सेकुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए आपसे फीस जो है वो लिया जा सकता है। बट जो टैक्स पेयर हैं उनसे किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जो रिलीजियस एजेंडा है उसके लिए टैक्स जो है सरकार नहीं डिमांड कर सकती है, सरकार टैक्स जो है वो नहीं वसूल कर सकती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ सिटीजन जो है वो मेंटेन करके रखी जाती है बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल नंबर 27 का मेन एम हो जाता है टू मेंटेन ए सेकुलर स्टेट where the government remains impartial towards all religions and do not
फेवर और प्रमोट एनी स्पेसिफिक रिलीजन यूजिंग पब्लिक फंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 27 के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि पब्लिक फंड को यूज करके किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट न दिया जाए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के एजेंडा को प्रमोट न किया जाए। एंड यहाँ से इक्वलिटी की भावना जो है वो निकल के आती है। सेकुलरिज्म जो है इंडियन फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिफ्लेक्ट होता हुआ हम यहाँ से पाते हैं। सो फीस फॉर रेगुलेशन ऑफ सेकुलर एक्टिविटीज की हमने बात की, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो जब ऑडिट करवाए जाते हैं मंदिर के अंदर तो वहाँ पे रिसोर्सेस लगेंगे, वहाँ पे मैन पावर लगेगा, वहाँ पे खर्चा होगा, तो उससे रिगार्डिंग फीस जो है वो सरकार इम्पोज कर सकती है। ये बात कहा जा रहा है आर्टिकल नंबर 27 के तहत, दैट फीस फॉर रेगुलेशन ऑफ सेकुलर एक्टिविटीज इज अलाउड। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। So now we will be talking about article number 28 जो कि बात करता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल नंबर 28 का क्लॉज 1 कहता है दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। यानी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट फंड के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दिए जा सकते हैं, वो फॉलो नहीं करवाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकुलर नेचर ऑफ स्टेट जो है उसके हिसाब से ये बात जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है। तो सेकुलरिज्म की फिलॉसफी जो है वो यहाँ पे दर्शाई जा रही है। देन आर्टिकल नंबर 28 का क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 28 का क्लॉज 2 कहता है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, कि कोई भी स्कूल अगर ओरिजिनली हिंदू ट्रस्ट के द्वारा अगर बिल्ड किया गया था एंड ट्रस्ट ने ये कहा है अपने डीड में दैट टीच हिंदू रिलीजियस बुक्स, और बाद में वो स्कूल या कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया है, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यू किए जा सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट ने अपने डीड में उन चीज़ों को मेंशन किया था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कही गई है दैट नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that the religious instruction shall be imparted in such institution। ठीक है, सो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। देन आर्टिकल नंबर 28 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि कोई भी स्कूल या कॉलेज अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और वो गवर्नमेंट से मनी या एड जो है वो रिसीव करते हैं, तो ऐसे स्कूल या कॉलेजेस में किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी रिलीजियस क्लास को अटेंड करने के लिए, या फिर किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप रिलीजियस जो वर्शिप है उसको अटेंड करो, अनलेस स्टूडेंट जो है वो स्वेच्छा से ये अटेंड करने को तैयार नहीं होता है, तब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। या फिर इनकेस अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो माइनर हैं यानी 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उस केस में उनके गार्जियन जब तक परमिशन नहीं देंगे कि हाँ ये रिलीजियस वर्शिप जो है मेरा बच्चा या मेरा जो वार्ड है वो अटेंड कर सकता है, तब तक उस बच्चे को जोर जबरदस्ती करके रिलीजियस वर्शिप या फिर रिलीजियस क्लासेस के अंदर इंडल्ज नहीं करवाया जा सकता है। ओके, तो ये बात कही गई है अंडर आर्टिकल नंबर 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।